स्पेन का एक राइटर है जनाब जेसन बेकेरो, उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है लॉन्ग वॉक होम। शॉर्ट स्टोरी हमने कल सीखी थी कि किसे कहते हैं। आई होप यू गाइस हैव रिमेंबर्ड दैट। यस सर, है ना साहब? ओके, अच्छा, here is a short story about a father and a son, और इसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों को पता है ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? yes, हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस उसमें होता है एक फर्स्ट, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला हो या बोलने वाले हो, या तो मैं बात करूंगा या हम बात करेंगे, ठीक है? सो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। बोलने वाला या बोलने वाले। उमर, आई अगर मैं सिर्फ एक हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी हूं, तो ये कौन कह रहा है? तो आई है एक। अगर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, तो कौन कह रहे हैं? तो बोलने वाले जो है वो फर्स्ट पर्सन, ये दोनों है। इसके बाद सेकंड पर्सन है, उसमें यू आता है, वो वाहिद और जमा दोनों उसमें होंगे। ना यू और ना यू। एक होता है बात करने वाला, तो वो आई या वी होंगे, वो फर्स्ट पर्सन है। एक होता है जिसको बात की जा रही है, ठीक है, जिसको बात की जा रही है। सो दिस इज फर्स्ट, दिस गाय इज सेकंड पर्सन। मैंने आपको कहा था ना कि ये लोग बहुत ज्यादा तगड़े हैं, तो कौन कह रहा है? फर्स्ट पर्सन। किसको कह रहा हूं? आपको कह रहा हूं। आप लोग सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं, ये सेकंड है। इन लोगों के बारे में कह रहा हूं, तो फिर ये थर्ड पर्सन। सिट डाउन, थैंक यू। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे वगैरह जिसको जमा है इनका, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब आप लोगों के पास पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है? तो बाज और आगे होते हैं, वो कहानी में और नॉवल में अपने आप को डाल के कहते हैं कि फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने ये किया। आप लोगों ने कुछ फिल्म देखी है, उसमें कहानी में स्टार्ट में हीरो कहानी का बताना शुरू कर देता है। कौन सा फिल्म है ऐसा? उसमें वो कहानी बयान कर रहा है। अच्छा, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत कम आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी, ठीक है? और फिर तुमने ऐसा किया, उसमें आपको तुम कहकर बुलाएंगे। एक नॉवल है हाउ टू मेक मनी इन एशिया, के नाम भूल गया, एक पाकिस्तानी राइटर है मोहसिन हामिद, उन्होंने लिखा है। तो जब आप नॉवल पढ़ेंगे ना, तो आप ऐसा कहेंगे मोहम्मद कि आप ऐसा होते हैं, फिर आप ऐसा होते हैं, आप गांव में पैदा हुए। आप क्लास में है? कहां थे आप? समझ गए? फिर आप पैदा हुए, फिर आपका घर इस तरह था, इधर बैठ जाए, फिर आपके पेरेंट्स का मसला था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो उसको हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राइटर जो है वो कहानी में नहीं है, बाहर है, कहानी से बाहर है, सब कुछ जानता है वो। फिर उसके बाप ने उसे ऐसा कहा, फिर उसकी अम्मी ने ये सोचा, फिर हीरो ने ये किया, तो वो साइड पे खड़े होके कहानी बयान कर रहा है। और ये सबसे परफेक्ट भी है और आसान भी है, ठीक है? बाद लोग कहानी के अंदर भी कहानी सुनाते हैं, वो उसका एक कैरेक्टर होता है कहानी का, वो भी थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं हीरो हूं, कहानी के अंदर हूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने वो फर्स्ट पर्सन है। फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, थर्ड पर्सन, उसको हम ओमनीसिएंट भी कहते हैं। ओमनीसिएंट में स्पेलिंग भूल गया, इस तरह कुछ है। ओमनीसिएंट का मतलब है जो सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा को सब पता होता है ना कि ये करूंगा, ये होगा, इसके साथ ये होगा, ये मरेगा, ये पैदा होगा। तो थर्ड पर्सन जो बंदा है ना, उनको भी कहानी का सब कुछ पता होता है। अब उन्होंने ये सोचा या फिर उन्होंने ये सोचा,
तो क्या आप उसके जहन के अंदर थे? तो ऊपर से सब कुछ क्लियर कर रहा है ना। एक शायर था पश्तो का, तो आर्मी वाले ने या पुलिस वाले ने उन्हें रोका था कि आप ये करें, वो कार्ड दिखाए, ये कार्ड दिखाए। तो उन्होंने कहा जल गरे तंगावल मकवा कनी मूर्ख से आजाद नजम लिखम। आजाद नजम जानते हैं ना, और काफी और अदीब उसमें नहीं होता आजाद नजम में। तो जिस तरह आप लिखना चाहे लिख सकते, समझ गए, देर तंगावल मकवा। तो राइटर जो होता है वो आपको हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बना सकता है। अब आप लोगों ने हिस्ट्री के बुक्स पढ़े हैं, ठीक है, उज़ैर ज़ीशान, आप लोगों ने हिस्ट्री के बुक्स पढ़े हैं, आप लोगों ने बरेलियों को सुना है। बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी का यह मानना है। तो देवबंदियों का मानना मतलब यह है कि आपने बुक लिखा है और आप ये कहते हैं कि मैं देवबंदी हूं और हम आपके फॉलोअर्स हैं, तो हम वो मानेंगे ना आपके पीछे। अगर आपने गलत लिखा है, हम जलील गुमराह भी हो सकते हैं। ये पंचपीर है, इन्होंने कोई हिस्ट्री की किताब लिखी है, राइटर है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं। अगर इन्होंने कसदन गलती की है तो हालात खराब हुए ना। ये किसी अच्छे इंसान को बुरा कह सकता है, आप किसी बुरे इंसान को अच्छा कह सकते हैं। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज ब्लर। हमें क्या पता, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इस तरह है। अब बात इस तरह है कि जिस तरह खिलजी, एक फिल्म था पद्मावती है कि पद्मावत है, इसमें खिलजी है ना। अब खिलजी की जो हिस्ट्री है, दे वर वेरी ब्रेव, लेकिन इधर रणवीर सिंह को लड़की के पीछे खड़ा किया है जी, कि वो उसके लिए ये कर रहा है, उसके लिए वो कर रहा है, और डाकू की तरह स्टाइल भी इस तरह है, बाल भी तो करता है, तो चाचा जी बाल भी इस तरह आते हैं, लेकिन वो मुसलमानों का हीरो है। तो जिस बंदे ने ये कहानी हिंदुओं में लिखी है वो उसे विलन बना रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो वो हीरो है। आप बहुत ज्यादा गुनहगार हो, आप शेरशाह सूरी को विलन कहेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग को विलन कहेंगे। मैं बुरा हूं, इट्स फाइन, लेकिन वो हमारे हीरोज है। लेकिन हिंदू उनको एक अलग तरीके से लिखेंगे और फिर उसके जो पीछे लोग हैं, आने वाले जनरेशन है, वो उसको विलन समझेंगे। अब क्या पता हमारे कुछ ऐसे हीरोज हो जो असल में हीरोज ना हो, विलन हो, लेकिन किसी ने उनको हीरो बना के बुक्स में पेश किया है, पेश किया है, पेश किया है, पेश किया है। हम उसको हीरो समझ रहे हैं बचपन से। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें ना आप लोग, पता है बहुत सारे लोग रियलिटी में आप जाएंगे तो वो विलन होते हैं, लेकिन बुक में। अब आजकल के पॉलिटिशियंस को आप देखें ना, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी का भी एग्जांपल ले आप, लाखों करोड़ों लोग उसे फॉलो करेंगे, उसे वोट देंगे। 15-20 साल बाद हमारे बच्चे और पोते जब इसको बुक्स में पढ़ेंगे तो उसको पता होगा हिस्ट्री के बुक्स में कि ये गद्दार था, वो गद्दार था, लेकिन वो भी किसी ने लिखी होगी। अब पीटीआई के खिलाफ अगर मैं हूं और मैंने इमरान खान पे किताब लिखी, तो मेरी जो आने वाली नस्ल है, और अगर वो मुझे फॉलो कर रही, तो वो कहे नहीं, मेरे दादाजी ने किताब में कहा था कि इमरान खान वाज अ बैड गाय। मोहम्मद ने किताब लिखी है अशरफ गनी साहब से, डॉक्टर खसर बातूर उदास मे बी ही इज अ विलन, लेकिन इन्होंने लिखी है और इसकी किताब अगर ज्यादा पब्लिश हुई, ज्यादा बिक गई, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो थर्ड पर्सन की पावर समझ गए। संगवल में कहो मोर दे आजाद नजर लिखो, राइटर में इतना ताकत होता है, आप गोली से, बंदूक से एक बंदे को उड़ा सकते हैं, कलम से आप पूरे जनरेशंस को तबाह कर सकते हैं। समझ गए? या इट इज वेरी पावरफुल। हालांकि आजाद नजर दरबानी लिखा जम शायरी क्लियर है। ये जो है इसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जेसन जो है, जेसन इसके अंदर खुद है, इस कहानी के अंदर जेसन खुद मौजूद है। कहानी की तरफ आ जाए और आप टाइम चेक कर लिया करें सर। A long walk home. I grew up in the south of Spain in a little community called Estepona. मैं बड़ा हो गया। Grow up का मतलब है बढ़ना, grew up उसका सेकंड फॉर्म है। Estepona में मैं बड़ा हो गया। कम्युनिटी का आप लोगों को पता है, छोटे छोटे कबीले जिससे सोसाइटी बनती है। तो नौशहरा में आपको पंजाबी, क्रिश्चियन,
पठान, पहाड़ी, सिंधी, बलोची, ये आपको सब अफगानी सब मिलेंगे और उससे बन जाएगी एक सोसाइटी। तो फिर लोग कहेंगे कि नौशहरा के लोग, आप लोगों को पता है ना नौखारियान, लेकिन असल में ये बहुत सारे कम्युनिटी से बना है। आप लोग कहां से है? मुल्तान, हम तिरा से है, वो अफगानिस्तान से है। स्वराज और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं ना, उसमें हुदैद भी है। तो बहुत सारे कम्युनिटीज ने बनाई है ना नौशहरा। हाँ, अच्छा, I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Majaz, about 18 miles away. मैं 16 साल का था जब मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे गाड़ी में लेके जाओगे? ड्राइव मी का मतलब है मुझे लेके जाओगे गाड़ी में मिजाज, जो कि 18 मील यहां से दूर है स्टिपोना से। 1 माइल जो है वो बराबर होता है 1609 मीटर का। तो मतलब कि 1 मील जो है 609 मीटर ज्यादा होता है किलोमीटर से, मील बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन अगर 18 माइल है तो मतलब 25-28 किलोमीटर के दरमियान है। ठीक है, अच्छा, ऑन द कंडीशन दैट आई टेक द कार टू बी सर्विस्ड एट अ नियर बाय गराज, और ये भी कहा कि मैं आपको ले तो जा रहा हूं, आप गाड़ी चलाएंगे, लेकिन उधर मैं काम करूंगा मिजाज में, और आप करीब की जो सर्विस डेक है ना, उधर आप गाड़ी को सर्विस करेंगे। मिजाज जगह का नाम है। यस, क्या होता है फिर? Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I really accepted. मैंने नई गाड़ी सीखी थी, तो जैसे ही अब्बू ने कहा, मैंने हाँ मैं लेके जाऊं। जब हम नया साइकिल से सीखते हैं बहुत मजा आता है। बैठो भी नहीं कड़ी जमा हो तो मगर शुरू, बट स्टिल चिकला बैग कैसे खुन थी चिकला गाड़ी कैसे खुन गई। तो इन्होंने नई गाड़ी सीखी थी और मैंने डायरेक्टली कहा कि हाँ, readily accepted, ready तैयार करा था मैं। I drove there into Majaz and promised to pick him up at 4 p.m. Then drove to a nearby garage and dropped off the car. मैंने अबू को ड्राइव करके उधर पहुंचाया मिजाज में, और मैंने उससे कहा प्रॉमिस करके कि 4 बजे तक मैं वापस गाड़ी को ठीक करके ले आऊंगा। ठीक है, और फिर मैं गैराज गया और गैराज में मैंने गाड़ी खड़ी की कि इसको ठीक कर देने हारे। Because I had a few hours to spare, I decided to catch a couple of movies at a theater near the garage. जनाबे वाला मैंने गाड़ी खड़ी की और फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो 2-3 घंटे है फ्री, तो मैं क्या करूंगा। तो चलो थिएटर जाते हैं, उधर सिनेमा में मैं फिल्में देखता हूं। थिएटर जो है वो ब्रिटिश वर्ड है, अमेरिकन में इसको सिनेमा कहते हैं। ओके, सलीमा पाकिस्तान होता सलीमा वही ना। ब्रिटिश में फिल्म को मूवी कहते हैं, अमेरिकन में फिल्म को फिल्म कहते हैं। तो सिनेमा जो है वो अमेरिकन वर्ड है, थिएटर जो है वो ब्रिटिश है। ठीक है, however I became so immersed in the films that I completely lost track of home. यार मैं इतना ज्यादा एंगेज हुआ, इमर्स का मतलब है बिजी होना, फिल्में देख देख के। पहले आप सीडी पे फिल्म देखते थे तो हम बहुत ज्यादा एंगेज होते थे, रोटी भी नहीं खाते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, कभी कभार तो सुबह तक अजानों तक लोग सीडी देखते थे। अगर बिजली नहीं गई और फिल्म है वो किसक ज्यादा है तो हम 3-4-5 फिल्में देखते थे, ऐसा होता था। तो फिल्म एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। When the last movie had finished, I looked down at my watch. It was 6 o'clock. I was 2 hours late. जब आखिरी फिल्म खत्म हुई तो मैंने घड़ी को देखा कि तो 2 घंटे में लेट था, 6 बज रहे थे। अब्बू को वादा कब किया था? 4 बजे का। नजमान टाइम क्या है अब? 6। तो ये तो लफड़ा हो गया बाबू। हाँ, अब्बू को क्या जवाब देंगे? I knew Dad would be angry if he found out I would be watching movies. I knew Dad would be angry. गुस्सा होंगे if he found out I'd been watching movies. अगर उनको ये पता चला कि मैं फिल्में देख रहा था। आप फिल्में देखने गए थे?
अब गैराज में क्यों, ये क्यों मैंने इंतजार किया, फजूल काम है ना फिल्म देखना, क्योंकि उधर ये इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे पहुंचे। अब ये तो एंटरटेनमेंट है, वो आप एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं। अगर कोई और मसला है तो अब वो गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिल्मों का सुन के वो गुस्सा जरूर होंगे। इट नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, वो फिर मुझे कभी भी गाड़ी नहीं देंगे कि आप ड्राइव करें। I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected. मैं कह दूंगा अब उससे कि यार इस तरह था कि गाड़ी में बहुत सारा काम था, तो सर्विस के बाद और भी मैंने गाड़ी को ठीक करने के लिए 2 घंटे ज्यादा लगाए, ठीक है, इसलिए मैं लेट हुआ। I drove to the place where we had planned to meet and saw Dad waiting patiently on the corner. तो मैं उधर गया जहां अबू ने मुझे कहा था कि इधर मुझसे मिलने आ जाना वापसी में। मैं उधर गया और वो एक कोने में सब्र के साथ बैठा था, सब्र कर रहा है वो। सब्र, पेशेंट का मतलब है सब्र वाला, पेशेंट सब्र, पेशेंटली सब्र से। कोने का मतलब है कोने में। I apologized for being late and told him that I'd come as quickly as I could, but the car had needed some major repairs. I'll never forget the look he gave me. अबू, मैं टाइम पे आ जाता, लेकिन कार में कुछ और मसले थे तो इसलिए मैं लेट हुआ। तो जेसन फिर कह रहा है कि उसने जिस नजर से मुझे देखा अभी तक मैं नहीं भूल सकता। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि आप लेट किसी और वजह से हुए हैं। I am disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि आपने ऐसा सोचा कि मैं अपने अब्बू से झूठ बोलूंगा। What do you mean? I'm telling the truth. नहीं, ये क्या कह रहा है, मैं तो सच कह रहा हूं। फिर तो एक झूठ छुपाने की सच, झूठ छुपाने के लिए सच छुपाने के लिए एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे जनाब। Dad looked at me again. अब्बू ने फिर मुझे देखा। हम नहीं गए बात सिर्फ क्या लगा, मुझे तो पता नहीं था, कलार शकना। तो डैड ने फिर कहा, अच्छा, फिर उन्होंने देखा मुझे। When you did not show up, I called the garage to ask if there were any problems, and they told me that you have not yet pegged up the car. आपको पता है, जब आप लेट हुए तो मैंने गैराज वालों को फोन किया और उन्होंने कहा था गाड़ी को कब की तैयार है, लड़का नहीं है। था टेलीफोन में होगा ना, लैंडलाइन। So you see, I know there were no problems with the car. तो देखो, मुझे पता है कि गाड़ी के साथ कोई मसला नहीं था, मसला थोड़े नाल है। A rush of guilt ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater and the real reason for my tardiness. Rush of guilt का मतलब ये, guilt का मतलब है जब आपने कोई गलती की हो, और गलती का मतलब है अपने आप को मुजरम करार देना, कि हाँ मलामत होना। आप लोगों को कभी कभार आप डर जाते हैं, कभी कभार आप नर्वस हो जाते हैं। कला कला तासो उशर में गए मखम सुर शिवा से गर्म हवा बन रश, कभी फील हुआ है? आप जब कंफ्यूज होता जाते हैं, डर जाते हैं, या कुछ और मसला, या चोरी करके पकड़े गए हो घर में या कहीं और किसी ने आपको आवाज दी, तो आपके चेहरे पे गरमाइश सी आ जाएगी। हुआ है कभी? आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो, क्योंकि वो सफेद लोगों पे आता है। क्या किया था आपने? वो खूबसूरत लोगों पे आता है। नहीं, सिर्फ तब होंगे ना जब आप खूबसूरत होंगे। मजाक कर रहा हूं, समझ गए? तो वो गर्मी जो आपके चेहरे पे आ जाती है तो उसको हम कहते हैं रश ऑफ अच्छा, इज आई फीबली फेंट, या पेल हो जाना, जर्द हो जाना, जर्द हो जाना। कन्फेस्ड, जी, कन्फेस्ड का मतलब है जुर्म कबूल करना। माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर एंड द रियल रीजन फॉर माई टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब है सुस्त होना, लेट होना। तो मैंने फिर अबू से कहा कि हाँ, मैं शर्मिंदा हूं, मैं लेट हुआ और मैंने झूठ बोला और मैं फिल्म देखने गया था। Dad listened intently as a sadness passed through him. अबू ने बहुत ज्यादा मुश्किल से वो चीज सुनी और फिर उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा नाराजगी आ गई। I am angry not with you but with myself. अबू कह रहे हैं कि बेटा अब ये बातें ज्यादा तकलीफ देती हैं।
लकद सुगदर तरह से मुखामा खुद हुई अरशद इकबाल एंड यू हैव चीटेड हर और हिम और वो अब एक तो आपने किसी लड़की को धोखा दिया या किसी और को तो कपा कपा लड़की इस तरह मरती है ना तो वो तो इंसान को अच्छा भी लगता है इट्स फाइन हमें भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मुझे हुआ है अच्छा एक्सपीरियंस कभी ने अच्छा एक तो वो है लेकिन अगर उन्होंने कभी किसी और के साथ आपको पकड़ा हो ना साथ और वो आपको इधर इधर मेरी आंखों में देखो शर्म नहीं आ रही आपको तो फिर आप जेसन की तरह होंगे मारे इट्स फाइन लेकिन इस तरह और मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी और मुझे आपसे ये नहीं था और ये नहीं था तो फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ब्रिजवा हाँ तबेदार ठीक हुआ जी तो अबू ने फरमाया जी कि मैं गुस्सा हूं लेकिन आपके साथ नहीं गुस्सा आपकी वजह से नहीं गुस्सा मैं अपने आप की वजह से गुस्सा हूं अब ये बातें जाहिर सी बात है आपके अब्बू आपको इस तरह बात कहे तो तकलीफ तो होगी आपको You see, I realize that I have failed as a father. If after all these years you feel that you have to lie to me, देखो मुझे मसला यह है कि मैं नाराज इसलिए हूं खुद के साथ कि मुझे यह पता चला कि यार मैं एक अच्छा अब्बू नहीं हूं। अगर मैं एक अच्छा अब्बू होता तो आपकी मैं अच्छे से तरबियत कर चुका होता और आज आप मुझे झूठ ना बोलते। ठीक है, जोर देने वाली बात है हमजा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लिटरेचर। फिजिक्स में ये पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस में कभी ये पढ़ा है कि आपके अब्बू को तकलीफ है? यार में जाए यार, सब इंग्लिश पढ़े, सब लिटरेचर पढ़े। अच्छा आगे देखे। I fail because I brought up a son who cannot even tell the truth to his own father. मैं इसलिए नाराज हूं, मैं इसलिए फेलियर हूं, मैं इसलिए एक अच्छा अब्बू बाप नहीं हूं कि मैं अपने एक ऐसे बेटे को बड़ा कर चुका हूं जो अपने बाप के साथ सच नहीं बोल सकता। तो वो आगे लाइफ को कैसे फेस करेगा? बीवी के साथ तो वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, बच्चों को तो वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। अब इस तरह के फादर्स भी तो नहीं है ना। आपके फादर्स आपको इस तरह मारते हैं कि आप झूठ का सहारा तो लेते हैं फिर। लेकिन ये होता है ना, मैं खुद जब बच्चों को मारता हूं ना, भतीजों को, बांझों को, तो आई फील वेरी बैड, लेकिन वो उनके फायदे के लिए होता है। आप लोगों ने मुझे, मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूं और टीचर्स का मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मुझे रियलाइज कभी कभार मैं मार लेता हूं तो मैं सीरियस होता हूं, लेकिन उसी के बाद जब क्लास खत्म हो आप मुझे बाहर कभी पुकारे हाथ, आई एम टोटली चेंज्ड। तो इसका मतलब यह है कि जनाब हम आपके साथ पर्सनल नहीं है। अब शम्स के साथ मेरा क्या मसला होगा? आई सीरियसली लव हिम लाइक माई ओन ब्रदर। सलमान के साथ मेरा क्या मसला होगा? आई लव हिम लाइक माई ब्रदर। आप लोग फील करते होंगे छोटे या बड़े भाइयों की तरह, समझ गए? इसका मतलब यह है कि आप लोग कोई गलत काम करते हैं, अब्दुल्ला साहब तेल ज्यादा लगाते हैं तो वो आपके लिए गलत होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब उसको आप बातों से डिस्टर्ब कर रहा है, उसको जोर, लेकिन अब्बू का मतलब ये भी नहीं है, असल में वो है ही नाराज। ठीक था? बाज़ दफा हम कहते हैं ना कि गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पेरेंट्स की है जिन्होंने आपको तरबियत दी है। जब लड़ाई में कोई आपको ये कहे तो फिर ज्यादा तकलीफ होती है, यार ये क्या बकवास कर रहा है। या बाज़ दफा आपके अच्छे दोस्त होंगे, आपको इस तरह कहेंगे, आपने कोई धोखा किया, औरत, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने अपने अस्तीन में सांप पाला था। ये बातें कबचा के जमीर भी अला, और अगर नहीं है क्या राशि
मारा बिल्कुल का मैच्योर ये ना मारा बस क्या ना करना यार नुमरा होने दी ये तो होता है लेकिन वो डिपेंड करता है इंसान पे डिपेंड करता है। देखिए इंसान अगर अच्छा है ना तो वो अच्छा बाप भी होगा, अच्छा बेटा भी होगा, अच्छा शौहर भी होगा, अच्छा दोस्त भी होगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छे दोस्तों लोगों के साथ दोस्ती करे। ना 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 मना अच्छे शौहर कहाँ होते हैं, शादी के बाद कोई अच्छा नहीं होता, कम होते हैं। आई एम अ गुड हस्बैंड। तो अपन के हाथ में ना काटना एडिट तो अपन करेगा। सो मैं एक बाप की जगह पे एक फेलियर हूं, ठीक है। बाज लोग होते हैं वो अच्छे शोहर तो होते हैं लेकिन अच्छे बेटे नहीं होते। आप लोग फिल्म में देखते हैं दखसे सड़े। बाज लोग होते हैं अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन अच्छे हस्बैंड नहीं होते। दखसे सड़ा ना लगी या गदा सड़ी तो खबर या सजा सा, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो अच्छा होता है। इंसान को ओवरऑल हर चीज को देखना होगा ना, देखना पड़ता है। आई एम गोइंग टू वॉक होम नाउ एंड कंटेम्पलेट वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग ऑल दीज इयर्स। अब्बू कह रहे हैं कि जैसन कंटेम्पलेट का मतलब है कंसिडर करना, कि अभी मैं इधर से घर जाऊंगा लेकिन पैदल जाऊंगा, 18 मील में पैदल जाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि मुझे या मुझसे कहां गलती हुई है आपके तरबियत करने में, ठीक है। सो ही इज अ ग्रेट फादर। बट डैड इट्स 18 miles टू होम, इट्स डार्क, यू कैंट वॉक होम। अब्बू देर हो रही है, अंधेरा आ गया है, 18 मील है, कैसे जाएंगे आप, गाड़ी में बैठ जाए, आ जाए। माई प्रोटेस्ट, माई अपॉलॉजीज एंड द रेस्ट ऑफ माई अटरेंसेस वर यूजलेस। मैंने बहुत ज्यादा शोर मचाया, प्रोटेस्ट किए, मैंने बहुत ज्यादा माफिया मांगी और मैंने बहुत सारी इधर उधर की भी आवाज ही निकाले, बात की, पैर पे पड़ने, लेकिन ऑल वर यूजलेस। मानने को तैयार नहीं थे अब्बू। ना ना ना, बाप इज बाप, वो सबका अच्छा होता है। आई विल लेट माई फादर डाउन, मैं अपने अब्बू को नीचा दिखा चुका था, बुरा फील किया था उन्होंने, जाहिर सी बात है। And I was about to learn one of the most painful lessons of my life, और मैं अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्दनाक सबक सीखने जा रहा था अब। क्योंकि जब आपके अब्बू एक चीज पे जिद करना शुरू कर दे तो आप उसको एक तरीके से मनवाते हैं और वो है आपकी अम्मी, लेकिन इधर अम्मी भी नहीं थी। वो आया तरावाली कहना ना साइकिल नुकसानी गाड़ी भी, मैं कहना मोरे मोरे बस मोरे पे तुम्हारा तंग की वाली, ऐसा होता है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप आउट ऑफ होम होते हैं फिर आपके अब्बू आपको अच्छे सबक पढ़ाते हैं और वो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होता है। आप सारी जिंदगी अपने अम्मी के गोद में तो नहीं रहते ना, बाहर निकलना होता है। आपकी बीवी आपकी अम्मी की तरह नहीं होती कि आप गलत भी करे, काम भी ना करे, फिर भी आपसे मोहब्बत करे। I had let my father down and I was about to learn one of the most painful lessons of my life. Dad began walking along the dusty roads, और अब्बू ने मट्टी से गर्द से भरे हुए सड़क पे चलना शुरू कर दिया पैदल। अभी तकलीफ नहीं देगा आपको कि आपने इतनी बड़ी गलती की है कि आपके अब्बू पैदल जा रहे हैं, 18 मील बाद पैदल जाएंगे। ओके, and I quickly jumped in the car and followed behind, hoping he would relent. और मैं उम्मीद से जल्दी में गाड़ी में बैठ गया, कूद पड़ा गाड़ी पे और मैंने उसके पीछे चलाना शुरू किया कि शायद वो रिलेंट करे, कहना बड़ा बस ठीक है मैं नहीं जा रहा और वो बैठ जाए मेरे साथ। I pleaded all the way, लेकिन बेटा इतना जिद्दी है कि वो भीख मांग रहा है, तो बाप कैसे होगा फिर? हाँ, जितना तबदार हुआ है तब तुम्हारा जिद्दी है, तो जमाना शवे मैं सोच के बाद ज़ार मेरे संग नहीं, ठीक था। So I pleaded all the way, मैंने सारे रास्ते पे आर्गुमेंट किया, प्लीज करना, बस कहना करना अब्बू, बस आई एम सॉरी करना। लेकिन टेलिंग हिम हाउ सॉरी आई वाज, मैंने उन्हें बहुत कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। दैट्स इट। कंटिन्यूइंग ऑन साइलेंटली, थॉटफुली एंड पेनफुली, जा रहा था खामोशी से, सोच में और दर्द और गम और तकलीफ में। For 18 miles I drove behind him, averaging about 5 miles per hour. 18 मील में उसके पीछे चला, 18 मील, और 1 घंटे में तकरीबन वो
5 मील हो गया है, तो ये 3.5-4 घंटे बनते हैं। ठीक है, वो आपके अब्बू आगे जा रहे हैं, बूढ़े भी है, हाथ में लाठी भी है, गर्द और गुबार भी है रोड पे, और आप उसके पीछे गाड़ी में बैठे हैं। आप गाड़ी भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी लेके जाना है, और अब भी पैदल चल रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं, तो तकलीफ तो होगा। Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing and painful experience that I have ever faced. अपने अब्बू को फिजिकली और इमोशनली इतनी तकलीफ में देख के, फिजिकली वो बूढ़ा था जा रहा है, इमोशनली वो दर्द और तकलीफ में है, ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ज्यादा घटिया एक्सपीरियंस हुआ जिंदगी में। आप लोग कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि मैं मर जाऊं इस वक्त, इस तरह होता है ना, तो ये वो लम्हा था। आई हैव एवर फेस्ड का मतलब है मैंने जिंदगी में कभी भी इस तरह का लम्हा फेस नहीं किया था, और वो 16 साल का बच्चा, तो जाहिर सी बात है। However, it was also the most successful lesson. हालांकि एक बात है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब सबक भी था। उसके बाद अपने अब्बू को चीट करना, गद्दारी करना, झूठ बोलना, कैसे कौन करे फिर। I have never lied to him since. उसके बाद मैंने उसको कभी भी झूठ नहीं बोला है। समझ गए? Yes, sir. Any question?